नमस्कार दोस्तों। सबसे पहली और काम की बात यह है कि आप इस वीडियो की बेटर क्वालिटी के लिए स्पीड है वो 1.5 पे देखिएगा। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज बीएससी फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज नवीन विद्यापीठ महाविद्यालय की आपके सेमेस्टर सेकंड की फिजिक्स की। आपका जो पेपर का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। इसका पैटर्न है वो अपन कभी आराम से फुर्सत से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब मैं सिलेबस की फटाफट बात करता हूँ, फिर अपन सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इतना टाइम है नहीं अभी अपने पास में, एग्जाम नजदीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पेपर का नाम क्या रहेगा अपने सेमेस्टर सेकंड के अंदर। एमडीएस यूनिवर्सिटी, ये अपना पूरा फोकस एमडीएस यूनिवर्सिटी पर रहेगा। सिलेबस एमडीएस यूनिवर्सिटी में है। पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। इसमें आपके कंप्लीट सिलेबस है। पेपर वो आएगा आपके 70 नंबर का पेपर रहेगा। इंटरनल है, कॉलेज से जाएंगे 30 नंबर, 3 यूनिट रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फटाफट बता देता हूं मैं कि तीनों में से दो आपके पार्ट में पेपर आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन रहेंगे और वो 10 के 10 क्वेश्चन है 2 नंबर का होगा, तो टोटल 20 मार्क्स का होगा पार्ट ए। तो ठीक है, और पार्ट बी है 10 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 5 क्वेश्चन करने रहेंगे और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो टोटल 50 का, तो टोटल 70 नंबर का हो गया। अपन आज जो सिलेबस करने जा रहे हैं वो अपना मेन जो टारगेट रहेगा, वो अपना मेन टारगेट रहेगा गाउस लॉ का और इसके इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म की, और पोटेंशियल और जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आर्बिट्री कैसे चेंज होती है, और उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट के अंदर हो, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपने पास दो टॉपिक रहेंगे मेन बेसिकली अपन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये अपना आज का रहेगा टॉपिक। क्लियर है मेरी बात? ये आपका सिलेबस रहेगा, आप आराम से देख सकते हो कि 3 यूनिट है। खास बात अपनी क्या रहेगी कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा, कोई सा भी इसमें ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो अपन छोड़ेंगे, जो अपन स्किप करेंगे। और आप पेपर भले ही 70 नंबर का आपको करना रहेगा, लेकिन पूरा पेपर आएगा आपको, कंप्लीट पेपर। ऐसे एक टॉपिक नहीं होगी, एक ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको आएगा नहीं। मीडियम की मैं बात कर लूं तो अपना जो मीडियम रहेगा बेसिकली, वो मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, है ना। नोट्स मैंने बहुत शानदार बनाए हैं, आप क्या पढ़ोगे तो मजा आएगा, आपको लगेगा कि वास्तव में क्या शानदार नोट्स है। बहुत इजी लैंग्वेज है, कहीं कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं सारी की सारी, और अच्छी लेवल की बातें हैं, है ना। कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एकदम बहुत एकदम एक होता है ना कि अपन खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं चीजों को, तो मैंने उसी तरीके से नोट्स बनाए, बहुत प्रॉपर तरीके से। बहुत मेहनत लगी इन नोट्स को लिखने में, क्योंकि आपको पता है कितना पीपीटी बनाने में, पीडीएफ बनाने में, वो भी साइंस की फिजिक्स की, कितना जोर का काम है ये, है ना। तो बहुत मेहनत वाला काम है, आप आराम से पढ़िएगा। और मैं एक चीज गारंटी देता हूँ कि एक एक छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी बात मैं आपको क्लियर करवाऊंगा इसमें। जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे हर एक चीज आपको पता रहेगी, आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। और मैं बिल्कुल बेसिक से, भले ही आपने 12th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप कहीं से भी पढ़े हो, कहीं से भी नहीं पढ़े हो, मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से एडवांस लेवल पे जाऊंगा। बहुत ही क्लियर है मेरी बात? तो अपन स्टार्ट करते हैं आज। ये अपना सिलेबस रहेगा गाउस लॉ, इसके इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर रेस्ट के अंदर हो तो। क्लियर है? ये अपने दो टॉपिक रहेंगे मेजर मेजर। अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये आपका रहेगा, सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं कि भाई गाउस लॉ के बारे में, कि गाउस लॉ है वो क्या होता है। तो गाउस लॉ के बारे में बच्चों एक चीज में आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर, कि आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके आसपास में, कोई भी क्यू चार्ज है उसके आसपास में, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है ये चार्ज, तो अपन हम ये भी जानते हैं कि किसी भी बंद सतह के अंदर कितना चार्ज है और उस सतह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। इन दोनों को जोड़ने वाला नियम गाउस नियम कहलाता है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से और अच्छी सी बात करूं, अगर मैं और तरीके से किताबी वाली लैंग्वेज में बात करना चाहूं, तो गाउस लॉ क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऐसा फंडामेंटल लॉ है जो ये बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स उस सरफेस के अंदर मौजूद इनक्लोज टोटल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। कि आपका जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्यू इनक्लोज के। क्लियर है मेरी बात? ये अपने को पता है, ये डेफिनेशन आप पढ़ के आए हो 12th में, बहुत अच्छे से आपने याद कर रखी होगी। क्लियर है मेरी बात? ये अपना गाउस लॉ है। अब गाउस लॉ आपको समझने से पहले 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में होती है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज अपन बात करेंगे थोड़ी थोड़ी इसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्लियर है मेरी बात? ये आपको पता है, पढ़ गए हो 12th में, फिर भी मैं फटाफट बात करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? क्लियर है मेरी बात? लाइंस क्या होती है
और चौथी बात इसको समझने के लिए वो अपने को पता होना चाहिए कि सरफेस क्या होती है और इसके साथ में एरिया वेक्टर क्या होता है। ये तीन चीजें अपने को ध्यान में होनी चाहिए, बेसिक बेसिक बातें जो है अपन बात करते हैं इसके बारे में। क्लियर है मेरी बात? फ्लक्स की बात करेंगे, सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे कि ये चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप अपन ने क्या लिखा था चार चीजों में से, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है साहब। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बेसिक सी बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है जो वो दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। अब चार्ज आपको पता है कि दो टाइप का होता है ना? कौन कौन सा सर? एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान अपने को क्या रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की ओर निकलती है, बस इतना सा ध्यान रखना है। पढ़ रखा है आपने, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहा हूं। और नेगेटिव चार्ज की खास बात है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो अंदर समाहित होती है इसको, है ना? इसलिए आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत अगर आप जानते हो, तो इसको हम कहते थे सोर्स। क्या कहते थे? सोर्स कहते थे। और ये इसको कहते थे सिंक। क्या कहते थे? सिंक। मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डूब जाती है, सिंक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को सिंक कहा जाता था। क्लियर है मेरी बात? कि अपन भी इसको क्या मानते थे, सिंक मानते थे, और ये क्या मानती थी। और ये अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, इमेजिनरी होती है। अब अगर बेसिक बात करें दूसरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर की बात, पहले अपने को ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो ऊपर मैं बात करूं कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सीधा सा बात है, अगर डेफिनेशन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है एफ अपॉन क्यू नॉट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको परिभाषा के रूप में कहें, डेफिनेशन के रूप में कहें, तो किसी भी पॉइंट पे रखे गए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। किसी भी पॉइंट पे रखे हुए, ये जो इसके ऊपर, इसकी अगर यूनिट 1 ले लो आप, तो ये जो जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा जनाब। बात समझ में आ रही है मेरी, है ना? अब सर हम बात करते हैं कि एक चीज आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ये टेस्ट चार्ज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, जिसपे परीक्षण किया जाता है, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को हमेशा छोटा क्यों लेते हैं, इसकी वैल्यू? क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज बड़ा हो गया ना तो वो ओरिजिनल चार्ज है उसको हिला देगा, उसकी फील्ड को मापन में उसमें डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसकी टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमेशा हम बहुत कम लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगर आपको कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है तो न्यूटन पर कूलम, पता है अपने को, है ना? जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक किसी को दिक्कत कोई समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं, अपन ने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात अपन ने कर ली। अब हम बात करते हैं सरफेस की। सरफेस क्या होती है साहब? सरफेस का मतलब होता है सतह। सतह का मतलब जैसे कागज का पन्ना है, मेज का ऊपरी भाग है, गेंद का जो बाहरी हिस्सा है, क्यूब के सारे फेसेस है, वो सब क्या है, सरफेस है ना? सरफेस मेनली दो टाइप की हो सकती है। एक तो आपकी होती है ओपन सरफेस और एक आपकी होती है क्लोज सरफेस। सर हम किसकी बात करेंगे? दोनों की बात कर सकते हैं। ओपन सरफेस का मतलब होता है जैसे कागज की शीट है, मेज है ना? और क्लोज सरफेस के अंदर स्पेयर है, क्यूब है, बैलून है ना? ये सब किस में आता है? क्लोज सरफेस में आता है। मतलब जिसका वॉल्यूम पूरी तरीके से बंद हो चारों तरफ से, उसको हम क्लोज सरफेस कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साहब, गाउस के लॉ के लिए हम हमेशा क्लोज सरफेस का यूज करेंगे। कौन सी सरफेस का? क्लोज सरफेस का। बहुत काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आएगी, बार बार मैं कहूंगा हर एक चीज ध्यान में रखना है कि गाउस लॉ केवल और केवल क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, केवल और केवल क्लोज सरफेस पे लगाया जाता है, ठीक है? इसलिए मैंने ये बात बताई है। अब हम बात करते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। इसी से निकल के आती है एक नई बात, क्या? एरिया वेक्टर। क्या निकल के आती है? एरिया वेक्टर क्या होता है ना? मैं बहुत बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि आप 12th में भूल गए होंगे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। एरिया वेक्टर का मतलब होता है सबसे पहले कि एरिया वेक्टर स्केलर नहीं होता, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ली जाती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो ये सरफेस है आपकी, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा, 90 डिग्री के एंगल पे रहेगी हमेशा, है ना? ये एरिया वेक्टर रहेगा आपका। क्लियर है मेरी बात?
तो हमेशा सरफेस के समकोण पर होती है, परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। ये क्लियर है मेरी बात? और क्लोज सरफेस के लिए तो डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, बाहर की ओर लिया जा सकता है ना? क्लियर है मेरी बात? तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अब हम बात करते हैं वापस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं साहब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। सबसे हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया। अब हम जानेंगे कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो बेसिक से बात है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मात्रा में गुजर रहा है। कोई भी सरफेस है, चाहे कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। अगर बहुत ज्यादा गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। अगर ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। सिंपल सी बात है। क्लियर है मेरी बात? अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उसके साथ में अपने को एरिया का भी मेंशन करना पड़ता है। यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस अगर फ्लैट है तो हम जो फ्लक्स है उसको क्या लिख सकते हैं, उस फ्लक्स को लिख सकते हैं फाई बराबर ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट दोनों का। अब अगर डॉट प्रोडक्ट है तो एक चीज तो कि डॉट प्रोजेक्ट का रिजल्ट हमेशा कैसा होता है, स्केलर होता है। तो आपसे कहे कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है तो स्केलर है, अदिश राशि है। किसी राशि है? अदिश राशि है। बात समझ में आ रही है? दोनों के बीच में क्या है, एंगल है, और एंगल है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक ये आपको पता होगा मेरे को लगता है, जहां तक ए डॉट बी, सॉरी स्केलर की बात करें आराम से, ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है कि जब भी स्केलर प्रोडक्ट होता है तो ए बी कोस थीटा। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं बात करूं कि ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर ए बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन भी होगी। ये स्केलर क्वांटिटी रहेगी ऊपर वाली, और नीचे वाली वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। तो सेम टू सेम वो वाली बात है, यही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा। देखो ध्यान से देख रहे हो आप, ई ए कोस थीटा, ई ए क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। इसका मतलब फ्लक्स यहाँ पर ई आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए यहाँ पर एरिया वेक्टर है, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। ये पढ़ रखा है 12th में, तो मेरे ख्याल मैं फटाफट निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ पे ये चीज बहुत मैंने लिखी है कि जितनी भी फील्ड लाइंस होगी किसी सरफेस को काटेगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। बहुत काम की बात है कि जितनी भी लाइनें काटेगी इसको जितनी ज्यादा मात्रा में उतना ही ज्यादा फ्लक्स आएगा, क्योंकि उतना ज्यादा ई रहेगा उतना ज्यादा फ्लक्स रहेगा, सीधी सी बात है। तो जितना काटने वाला, क्योंकि इसमें थीटा का रोल है साहब। किसका रोल है? थीटा का रोल है। अगर मैं यहाँ कहूं कि आपको, अगर मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझूं तो मान लो कि बारिश गिर रही है, और जैसे कि आपके अगर ध्यान से मैं एक्सप्लेन करूं कि अगर बारिश गिर रही है, मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस है, इसमें ऊपर से अगर रेन गिर रही है, रेन फॉलिंग हो रही है, तो जितना ज्यादा इन दोनों के बीच का एंगल रहेगा, एंगल का मतलब है कि अगर मैं पहले से बात करूं कि मैं थीटा अगर जीरो ले लूं, थीटा अगर क्या ले लिया, 0 डिग्री, तो फाई बराबर क्या हो गया, ई ए कोस थीटा, और कोस थीटा का वैल्यू 0 है तो फाई क्या हो गया, ये। इसका मतलब ये जो वैल्यू रहेगी ना ये मैक्सिमम रहेगी। ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। क्लियर है मेरी बात? जब कब होगा, जब इसके बीच में, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इन दोनों ए के बीच में एंगल अगर 0 है, मतलब दोनों के दोनों अगर एक दूसरे को काट रहे हैं, क्लियर है मेरी बात, काट रहे हैं, तो वहां पर फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने कहा था, और यहाँ मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम भी होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव भी होगा। अगर थीटा अगर सर, अगर थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा, उस केस में भी क्या होगा, फाई क्या होगा, फाई की कहानी वही रहेगी। अगर कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो फाई भी कितना आ जाएगा, 0। सीधी सी बात है। कोस 90 कितना होता है, 0। ये 12th की बातें हैं, है ना? तो थीटा 90 का मतलब समझ रहे हो आप? थीटा 90 का मतलब ये हो गया कि ये बारिश हो रही है, इसी तरह से आपके इसमें ये रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, छाता रखा हुआ है, कि दोनों के दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है।
मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, एंगल नहीं बन रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको काट नहीं रही है, अगर काट नहीं रही है इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स का मतलब ये है सरफेस को जितना ज्यादा काटेगी उतना ज्यादा फ्लक्स रहेगा, सीधी सी बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्लक्स में यूनिट की बात करूं तो फ्लक्स की यूनिट अपन ने बात करी थी, क्या रहेगी फ्लक्स की यूनिट? न्यूटन पर कूलम। क्या रहेगी? न्यूटन पर कूलम। क्लियर है मेरी बात? ये तो इसकी यूनिट, सॉरी ई की यूनिट, और ए की यूनिट क्या रहेगी? मीटर स्क्वायर। क्या रहेगी? मीटर स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे आराम से, क्या रहेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। किसकी यूनिट है? ये फ्लक्स की यूनिट है, ई की यूनिट है और ये ए की यूनिट है। आगे बात समझ में? ठीक है सर, एकदम क्लियर है। अब अपने को ये ध्यान में रखना है कि जब भी, पहली बात तो फ्लक्स हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है। एक बात, अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है या सरफेस कर्व नहीं है तो पूरी की पूरी सरफेस को हम छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, तो वहां पर जो फ्लक्स आएगा वो आएगा डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। तो कहीं बुक्स में ये लिखा होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वहां पर हमने एरिया को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करा है। क्यों डिवाइड करा है? तो इसकी दो रीजन है, या तो या वहां पर ई है वो क्या नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर है मेरी बात? या यहाँ पे वो जो एरिया है या सरफेस है, वो सरफेस कैसा है? कर्व है। कैसा सरफेस है? तो कर्व सरफेस है। दो बातें निकल के आती है यहाँ पर, या तो ई है वो नॉन जीरो है, या वहां का जो सरफेस है वो कैसा है? कर्व है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जो सरफेस है उसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, और हमें एक छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे डी फाई। फिर हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्लोज सरफेस के लिए अपन मैं बात करूं, है ना, तो पूरी सरफेस का निकालना होगा, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दिया सर। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करोगे तो इधर इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? ई डॉट डी। बात समझ में आई? अगर क्लोज सरफेस है, अगर यही सरफेस जो आपने ली है इंटीग्रेशन करने के लिए, क्लोज सरफेस आपने ली है, तो फाई क्या आ जाएगा? ये आपने क्लोज का साइन आ गया, ई डॉट डी। बात समझ में आ रही है ना? और यहाँ पर हम ये एस लगा देंगे कि सरफेस है वो क्लोज सरफेस है ना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है क्लोज सरफेस। क्या है? क्लोज सरफेस। सर्किल बना है, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्लोज सरफेस का यूज किया। अब गाउस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है वो सुन लो आप आराम से, अच्छे से। क्लियर है? गाउस लॉ का बेसिकली स्टेटमेंट क्या होता है? किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने के बराबर आता है। या मैं कहूं सिंपल सी लैंग्वेज में, ये आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं एक वापस बोलता हूं इसको, कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद नेट चार्ज को एप्सिलॉन, मौजूद नेट चार्ज को क्यू इनक्लोज्ड, जो अंदर उपस्थित है, इनक्लोज का मतलब अंदर उपस्थित है, अंदर मौजूद है, नेट चार्ज अंदर। ये चार्ज भी कैसा है? इनक्लोज केवल ऐसा नहीं कि पॉजिटिव वाला ले लिया, नहीं, नेट चार्ज लेना है, अंदर उपस्थित नेट चार्ज, पॉजिटिव माइनस जितना पॉजिटिव बचा है वो सब रखना है अपने को। इस नेट चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने पर जो आता है वो निकल के आता है फ्लक्स। ये गाउस का स्टेटमेंट है, सीधा सा और सिंपल सा। मैथमेटिकल फॉर्म अपन अभी देख के आए थे इसकी, ये होती है, और ये गाउस के स्टेटमेंट से आ गया अपने पास में Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है सर। और ये अपने को सब पता है कि ये एप्सिलॉन नॉट का, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ये डी क्या लिखा है, इसकी वैल्यू मैंने लिखी है वो याद कर लेना, 8.85। ये अपन ने 12 में रट रखी है, 8.85 में 10⁻12 है ना, ये अपन ने याद कर रखी है जैसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस, इसके बारे में। तो इंटीग्रल, पहले मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं कि परमिटिविटी क्या होती है। ये पढ़ तो रखा है, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो परमिटिविटी का अर्थ क्या होता है कि परमिटिविटी किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आसानी से एस्टेब्लिश हो सकती है वो बताती है। क्या बताती है? कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आसानी से एस्टेब्लिश हो सकती है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। और यहाँ पर अगर जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसका मतलब है ये वैक्यूम की है। इसको मैं वैक्यूम की बोल दूं, इसको मैं फ्री स्पेस की बोल दूं, एक ही बात है।
है ना। और ये अपने को पता है कि ये आया कहां से कि k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 9। पढ़ रखा है ना अपन ने, है ना सर। ये भी लिख देता हूं। क्लियर है मेरी बात। यहां से ये एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने लिखी दी है यहाँ पर क्या होती है ना। अब एक चीज नई और यहाँ पर आती है। वो नई चीज क्या होती है कि सर क्यू इनक्लोज का मतलब क्या है यहाँ पर। क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज का मतलब क्या है। क्यू इनक्लोज का मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है कि इनक्लोज चार्ज कितना है किसी भी सरफेस के अंदर। टोटल क्यू इनक्लोज कितना, जैसे मान लो ये सिलेंडर लिया मैंने, इस सिलेंडर के अंदर है वो बेसिकली 3 चार्ज है। कौन कौन से हैं, तो +3 है, +1 है, -2 है। तो इसमें क्यू इनक्लोज कितना रहेगा। क्यू इनक्लोज कितना रहेगा भाई, 2 प्लस का 2। वो कंप्लीट लिखना है अपने को, है ना। प्लस माइनस करके टोटल कंप्लीट कितना रहेगा वो रहेगा +2 कूलम चार्ज, +3 कूलम, +1 कूलम, -2 कूलम है। तो टोटल कितना रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि गाउस लॉ में चार्ज की केवल मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि उसका एल्जेब्रिक सम लेते हैं। +3 +1 -2, सिंपल सी बात। कितना टोटल आया वो लिख दो। इतना, इतनी सी कहानी है, केवल इतनी सी कहानी। बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूं कि सर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होता है फ्लक्स की, और नेगेटिव चार्ज हो तो फ्लक्स की क्या कहानी होती है। देखो ध्यान में रखना, जब भी चार्ज पॉजिटिव होगा तो आपका ई डॉट डी जो आएगा ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। अगर इसके अंदर क्या है क्यू इनक्लोज, मतलब सीधी सी बात करूं मैं, पॉजिटिव चार्ज हो तो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ई डॉट जो डी आपने निकाला है वो लेस देन 0 आएगा हमेशा, कंफर्म है ये। इसका मतलब क्या है, ई डॉट डी लेस देन 0 का मतलब क्या है, ई और डी दोनों हमेशा क्या होंगे, अगर मैं ये कहूं तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में होंगे हमेशा। इनको मैं अगर मैं कह दूं इसमें टोटल फ्लक्स है पॉजिटिव होने का मतलब इसमें जो फील्ड लाइन होगी ना वो फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगी, किधर होगी, और इसमें जो फील्ड लाइन होगी ना वो फील्ड लाइन कैसे होगी, वो अंदर की तरफ होगी। सीधी सी बात, बात समझ में आ गई मेरी बात, है ना। सरफेस के अंदर जाएगी और सरफेस के बाहर जाएगी, इतना सा अपने को और ध्यान में रखना है। अब मैं कहूं कि नेट इंक्लोज चार्ज 0 हो तो क्या है, अगर कहीं आपके सामने ये परिभाषा लिखी हो जाए कि क्यू इनक्लोज जो है वो 0 है, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब हम ये निकालेंगे पहली बात तो कि अगर सरफेस के अंदर किसी भी सरफेस है, जब मान लो ये है इसके अंदर क्यू इनक्लोज 0 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कभी भी, कहीं भी हम इसका अर्थ ये नहीं निकालेंगे कि टोटल फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। वापस बोल रहा हूं मैं, क्यू इनक्लोज 0 है इसका मतलब ये तो निकल के आता है कि टोटल फ्लक्स 0 है। क्यू इनक्लोज 0 इसका मतलब ये तो निकल के आता है कि टोटल नेट फ्लक्स वो क्या है 0। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं निकाल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है नहीं साहब, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे मौजूद हो सकती है ना। जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा हो तो नेट फ्लक्स तो 0 हो सकता है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो सकती है। हो सकता है प्लस के 2 चार्ज हो, माइनस के 2 चार्ज हो, तो नेट फ्लक्स 0 हो गया, लेकिन उस प्लस के 2 की वजह से भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और -2 की वजह से भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखनी है ना। क्लियर है मेरी बात। तो इसका मतलब क्यू इनक्लोज 0, इसका मतलब ही आप समझोगे थोड़ा सा, ध्यान है। ये अपन ने कर लिया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब क्या है, क्लियर है। ये आप आराम से पढ़ लो। देखो मैंने सेम तो ये रखा है, बिल्कुल एकदम अच्छे से बनाया कि सरफेस के बाहर रखे चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन क्लोज सरफेस से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 0 होगा,
क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है हो सकता है उतने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही हो, तो नेट फ्लक्स तो जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है ना। तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो, क्यों जीरो है इसका मतलब। बात समझ में आ रही है मेरी। अब इसमें एक गड़बड़ क्या करता है कि एक थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी ये आता है कि साहब अगर इनक्लोज नहीं है वो, अगर वो सरफेस के बाहर रखा हुआ है कोई चार्ज, उसका की कहानी क्या है। अगर कोई चार्ज बाहर रखा हो तो पहली बात तो उसका नेट फ्लक्स तो इसकी वजह से इस सरफेस के अंदर नेट फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो क्यों होगा सर? फ्लक्स जीरो इसलिए होगा कि बाहर निकल रहा है ना, तो इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसेगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी, जितनी अंदर गई उतनी ही बाहर निकल गई। इसका मतलब इसका नेट फ्लक्स तो क्या आ गया, जीरो आ गया। बात समझ में आ रही है ना। एक तरफ तो इंटर कर रही है, दूसरी तरफ बाहर निकल रही है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग, कहने का ना जितने आने का उतना जाने का। क्लियर है मेरी बात। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। इसलिए गाउस लॉ में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, क्यू इनक्लोज यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना। चार्ज लेना है, लेकिन चार्ज कैसा, जो सरफेस के अंदर मौजूद हो, जो वॉल्यूम के अंदर रखा हो, जो किसी भी बंद सतह के अंदर रखा हो। कोई भी बंद सतह आपने ली है, उस कहीं पर भी, जरूरी नहीं किसी पॉइंट पे सेंटर में रखें, कहीं पर भी रखा हो, कहीं पर भी रखा हो, उसकी वजह से भी फ्लक्स आएगा, ध्यान में रखेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो लास्ट एक बात निकल के आई कि अगर कोई भी चार्ज है, एक्सटर्नल चार्ज है जो सरफेस से बाहर रखा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित कर सकता है, लेकिन नेट फ्लक्स में कभी भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। नेट फ्लक्स उसकी वजह से नेट फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा। क्लियर है मेरी बात। आगे मैं बात करूं, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि चार्ज है ये सरफेस के क्या सेंटर पे होना जरूरी है क्या? जो अपन ने क्यों लिखा है क्या ये सेंटर पे नहीं, ये मैंने कहा कि कहीं पर कोने भी दिखाओ तो भी यही रखना है। किसी भी जगह रखा हो, अगर टोटल सरफेस के अंदर कहीं भी रखा हो, पोजीशन कहीं भी बदल दो आप, लेकिन टोटल जो क्यू नेट है वो नहीं बदलेगा, वो उतना ही रहेगा। चाहे इसको कोने में रखो, चाहे सेंटर पे रखो, चाहे सतह के नीचे रखो, चाहे बिल्कुल ऊपर ही ऊपर टॉप कोने में साइड में रखो, दाएं रखो बाएं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, नेट फ्लक्स उतना ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात। तो क्या सर सरफेस बदलने पर फर्क पड़ेगा? मैंने सिलेंड्रिकल की जगह मैंने क्यूबॉइड ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्यूबॉइड की जगह मैंने इस क्यू चार्ज को किसी एक आलू की सतह जैसे जिससे बंद कर दिया तो भी वही रहेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं फर्क पड़ेगा। इसका मतलब सरफेस को बदलने पर भी क्यू है, वो जो फ्लक्स है वो नहीं बदलेगा। तो सर हम फिर ये केवल और केवल ये सिलेंड्रिकल है, ये क्यूबॉइड है, ऐसे ही क्यों स्ट्रक्चर लेते हैं, ऐसे ही क्यों सरफेस लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं बेटा जी क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए हम सिमेट्रिक सरफेस का यूज करते हैं। इसलिए गाउसियन सरफेस जो होती है वो हमेशा सिमेट्रिकल यूज की जाती है। अब अरे रे रे रे, तो नया वर्ड आ गया। क्या नया वर्ड आ गया कि गाउसियन सरफेस क्या होती है ना। गाउसियन सरफेस क्या होती है, ये तो बहुत नया वर्ड आ गया। बात करते हैं गाउसियन सरफेस के बारे में। गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस की खास बात होती है, पहली बात तो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक हमेशा कैसी होती है, क्लोज्ड होती है। क्लोज्ड है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। क्लियर है मेरी बात। बात क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। इसको मेरी मर्जी में सिलेंड्रिकल लूं, जो मेरी कैलकुलेशन को आसान करेगी मैं वो लूंगा साहब। अगर मेरी सिलेंडर वाला मेरे कैलकुलेशन आसान कर रहा है तो मैं सिलेंड्रिकल लूंगा, क्यूबॉइड वाला आसान कर रहा है तो मैं क्यूबॉइड स्पेयर में लूंगा, अगर कोई स्पेरिकल है तो मैं स्पेरिकल लूंगा। मेरी कैलकुलेशन किस में आसान होगी वो डिसाइड करेगा कि चार्ज कैसा है अंदर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं इसके चारों तरफ से, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे क्या आ जाए, परपेंडिकुलर रहे, इसकी वजह से मैं इसके लिए सरफेस केस यूज कर लूंगा सिलेंड्रिकल, ताकि इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस पे आते टक 90 डिग्री कोण बना ले, टक 90 डिग्री कोण बना लिया। बात समझ में आई। अगर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो मैं इसको
किसके अंदर ले लूंगा, तो मैं इसको अंदर ले लूंगा, स्पेयर के अंदर ले लूंगा, ताकि टक 90 डिग्री का कोण बन गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर, ये 90 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर, ये 90 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर, ये 90 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर, ये 90 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, ये 90 डिग्री। बात समझ में आ गई मेरी बात? ये गाउसियन सरफेस का खेल है सब। एक बात रखना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन असली है भाई, ये तो होगा रियल में, ऐसा होगा, ये इमेजिनरी है। कहानी समझ रहे हो आप? ये जो अंदर वाली चीज है ये तो रियल है साहब। ये कैसी है? ये तो रियल है। ये सरफेस मैंने ली है ना गाउस, ये इमेजिनरी है। ये कैसी है? ये काल्पनिक है। अंतर समझ रहे हो मेरी बात का? एक बात, अब गाउस लॉ है वो हमेशा ट्रू है, ये तो अपने को पता है, तो फिर ये हर जगह यूजफुल क्यों नहीं होता, है ना? तो गाउस लॉ हर क्लोज सरफेस के लिए सही है, लेकिन इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से तभी निकलेगी जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसे सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ऐसे सिमेट्रिक, ऐसे आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम गाउस लॉ आराम से यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से नहीं निकाल सकते। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिमेट्रिक होना चाहिए। अब मैं बात, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का खेला क्या है साहब? ये देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, और मैं इसके लिए बता दूं सरफेस कैसे कैसे लेंगे अपन, ठीक है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉइंट के रूप में है, पॉइंट चार्ज है ना, तो हम कैसी लेंगे? अभी मैंने बताई थी कैसी, स्पेरिकल। कैसी यूज ले में लेंगे? स्पेरिकल सरफेस यूज ले ली। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो इनफाइनाइट लाइट चार्ज, जैसे मैंने ये वाला बोल दिया था ना, इनफाइनाइट क्या है? लाइन चार्ज है। कैसा है ये? लाइन चार्ज। तो कैसी लेंगे हम? तो हम सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि साहब पॉइंट चार्ज के लिए बात कर रखी है नहीं कर रखी है मैंने? सीधा देखो, सीधा अपन ने, मैंने यहीं से लिखा है, लेकिन मैं बहुत बेसिक बेसिक, ये सब चीजें आपके एक्स्ट्रा है जो 12th में आप पढ़ के आए हो, मेरे को लगता है आपको आती है, फिर भी बता रहा हूँ। मैं एक चीज और बता दूं कि पॉइंट चार्ज के लिए गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हम आसानी से अपने समझ में आ जाए चीजों। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, एक बार आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन कल पढ़ लेंगे यार, है ना? बहुत पढ़ लिया मेरे को लगता है इतना। ठीक है, ये अपन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस, या सीधा टॉपिक पे चलें? सीधा टॉपिक पे चलते हैं ना, क्या बोलती पब्लिक? बोलो। मेरे को लगता है लंबा वीडियो हो जाएगा, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।